नमस्कार बच्चों। एल्केन चल रहा है, कोरी हाउस सिंथेसिस हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन की। हेडिंग डाल दीजिएगा, डीकार्बोक्सिलेशन। ये डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? एक्चुअली में ये होता है रिमूवल ऑफ CO2। मतलब CO2 गैस के फॉर्म में रिलीज होता है, इसको बोला जाता है डीकार्बोक्सिलेशन। अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम की प्रेजेंस में NaOH CaO के मिक्सचर को सोडा लाइम बोला जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम की प्रेजेंस में हीट कराया जाए तो वो CO2 प्रोड्यूस करता है। और जैसे RCOOH सोडा लाइम के साथ हीट कराया तो RCOOH का COO निकल जाएगा, H जो है R पे जुड़ जाएगा और बनेगा RH। अब R अगर एल्काइल ग्रुप है तो एल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड भी अच्छा है। दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन में दो मेथड है, एक तो सोडा लाइम के साथ हीट करना है, दूसरा है बोला जाता है कि हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे COOH है, COOH के बगल में एक कार्बन होगा, उस कार्बन के बगल में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O मतलब COOH के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, उसके बगल वाला कार्बन कौन है? बीटा कार्बन है। तो बीटा कार्बन, बीटा जो पॉइंट है उस पर C डबल बॉन्ड O लगाओ तो वो हो गया बीटा कीटो एसिड। तो उसको भी हीट करते हैं तो CO2 रिमूव होता है। लेकिन ये एल्केन बनाने का प्रोसेस नहीं है, पर डीकार्बोक्सिलेशन है, इसलिए इसके अंदर बता देंगे। तो इसके डीकार्बोक्सिलेशन में पहला है हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH विथ सोडा लाइम। सोडा लाइम को हम SL शॉर्ट में बोल देंगे। ये जो सोडा लाइम होता है ये होता है NaOH प्लस CaO, NaOH प्लस CaO। जैसे RCOOH को जब आप NaOH प्लस CaO के साथ हीट कराते हैं तो ये बनाता है RH प्लस CO2। अब वैसे तो ये CO2 CaO से रिएक्ट करके CaCO3 बना लेता है। जैसे मैकेनिज्म की बात करें कि भाई कैसे बना होगा ये, तो इसको देखना है ध्यान से आपको कि मैकेनिज्म कैसे है। सबसे पहले RCOOH NaOH से रिएक्ट करता है, बनाता है RCOO माइनस Na प्लस H2। ठीक है, अब ये जो RCOO माइनस Na प्लस है तो इसका RCOO माइनस ये ऐसे टूट के R माइनस प्लस CO2 बनाता है। ये CO2 CaO के साथ CaCO3 बना लेता है ताकि रिएक्शन में डिस्टर्बेंस ना करे। अब ये जो R माइनस है ये क्या करता है, ये किसी पॉजिटिव चार्ज की तलाश में, अगर इसको मिल गया, जैसे वाटर मिल गया तो ये R माइनस इस पर रिएक्ट अटैक करके बनाता क्या है
आर एच। तो सही मामले में जो कंपाउंड बना वो क्या है कि आर पर सीधे हमने, देखिए यहाँ पर हमने क्या दिखाया है, सी डबल ओ हटाया है, आर पे सीधे एच लगा दिया है। हुआ तो यही है, हुआ तो यही है, ठीक है। लेकिन एक इसके अंदर बात और है कि अगर आर माइनस है और आपके पास आर एक्स है हेलोजन, तो आर माइनस आर एक्स पे अटैक कर जाता है, अब बना देता है आर आर। तो ये एक तो वाटर पे अटैक करता है, दूसरा अगर कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड में ही, जैसे सी डबल ओ एच है और ये आर है, ये आर ग्रुप के, ये पूरा ग्रुप चेन है और इस चेन के अंदर ही हेलोजन भी हो, एक्स भी हो, तो उस एक्स को हटा के ये अटैक करके रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है, या जैसे भी, मतलब उस पर अटैक ये करता है। तो ये कंपाउंड आर आर भी बना सकता है, समझ गए। तो इतना ध्यान आप रखेंगे। तो चलिए आपको कुछ रिएक्शन पहले दिखाएं, पहले कुछ रिएक्शन दिखाते हैं, तब समझ में आएगा आपको। सोडा लाइम के साथ भाई, अब बार बार मैकेनिज्म तो हमको देखना नहीं, मैकेनिज्म तो हम जान ही गए कि अगर हेलोजन नहीं है तब सीधे वाटर वाले एच से रिएक्ट करके आर एच बना देगा, और अगर हेलाइडिक ग्रुप है तो फिर उस जो हेलोजन को हटा के उस नए वाले आर पे अटैक कर जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे मान लीजिए कि CH3 CH2 COOH और आपने सोडा लाइम, Cl का मतलब सोडा लाइम दोनों है, NaOH CaO दोनों है इसके अंदर, प्लस हीट, ठीक। तो क्या हुआ, CH3 CH3, क्योंकि यहाँ से CO2 रिमूव हुआ, H यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। मतलब कोई भी आप ग्रुप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, आपने ऐसे करा दिया, तो ये सी डबल ओ हटाइए, एच यहाँ जोड़ दीजिए, समझ पा रहे। कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आपके पास बेंजीन रिंग है और सी डबल ओ एच, तो आपने लिया, यहाँ से ये हटा, एच यहाँ पे जुड़ गया और ये क्या बन गया, सीधे बेंजीन रिंग बन गया, सीधे क्या बन गया, बेंजीन रिंग बन गया। मतलब कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। चौथा, जैसे अक्सर बोला जाता है कि ब्रिज हेड कार्बन ये इससे रिएक्ट नहीं कर रहा, उससे रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सोडा लाइम हीट, यहाँ पर ब्रिज हेड कार्बन भी CO2 रिलीज कर देगा, ठीक है। अब जैसे एक दो रिएक्शन आपको हेलोजन वाला भी बताया, मान लीजिए कि आपके पास पांचवा एग्जाम्पल है, सपोज दैट आपके पास है CH2 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 COOH और यहाँ पे Cl है, और आपने सोडा लाइम हीट करवा दिया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जब मैकेनिज्म पे जाइए, तो जब आप COO हटाते हैं तो R पे क्या आता है, माइनस आता है। मतलब यहाँ पर क्या आएगा,
माइनस, ये माइनस यहाँ अटैक करेगा और ये टूटेगा ऐसे। समझ पा रहे हैं? मैकेनिज्म से सोचिएगा। अब तो यहाँ पर ये नहीं है कि CO2 हटाया H जोड़ा, ये तो सिंपल बात चल रही थी। मैकेनिज्म से जब आप सोचेंगे तो आपको याद आएगा कि R माइनस आपने बनाया था, तो COO हटाने के बाद वो CH2 पे माइनस आएगा, वो माइनस किसी प्लस पे अटैक करना चाहेगा, तो X हेलोजन का X हटेगा माइनस में और CH2 पे आएगा प्लस, वो CH2 का माइनस इस CH2 के प्लस पे अटैक करेगा और बनाएगा 1 2 3 4 5 5 मेंबर की रिंग बना देगा, 5 मेंबर की रिंग बना देगा। ठीक है, अब जैसे देखें, छोटा लाइव हीट करवा दिया। अब जैसे यहाँ पर क्या आ गया माइनस और यहाँ पे क्या आ गया प्लस, तो ये प्लस माइनस क्या करे बॉन्ड बना लिए, तो क्या बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कहने का मतलब केवल एल्केन ही नहीं बनता, जैसे एल्केन बनाया आपने, यहाँ एल्केन ही नहीं बन रहा, यहाँ पे कुछ भी बन रहा है, जो भी R है, जो भी R ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको 2-4 क्वेश्चन देता हूँ जो कि आप पॉज करके करेंगे, क्योंकि मैं कराता जाऊँगा ढेर सारा। हाँ, वो वाला भी तो मैं ही कराऊँगा, लेकिन उसमें क्या आएगा, थोड़ा सा अपन गेम खेलते हैं ना वो वाला, कि भाई पहले पॉज कर दो, और वो भी एक मज़ेदार गेम है। तो हमको क्या करना है, हाँ क्वेश्चन दे, क्वेश्चन 1। ये तो हम लोग हर बार देते हैं।
देखिए ये 7 क्वेश्चन है आपको, आप 7 क्वेश्चन वीडियो पॉज कर दीजिए और वीडियो पॉज करने के बाद आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। ठीक है, अब मैं आंसर करना स्टार्ट करता हूँ, आप पॉज कर दीजिए वीडियो, फिर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से यहाँ पे क्या आएगा, ये टूटेगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये टूटेगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे। अब देखो बीच में कितना कार्बन, एक ये 2 कार्बन है, तो बीच में 2 कार्बन आएगा। अब यहाँ पर C डबल ओ हटेगा, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ Cl हटेगा, आएगा प्लस, और ये प्लस माइनस क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ऐसे हो जाएगा, यहाँ C डबल ओ हटेगा माइनस, यहाँ Cl हटेगा प्लस, ये बॉन्ड, यहाँ C डबल ओ हटेगा माइनस, यहाँ Cl हटेगा प्लस, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, डमरू, डमरू बन जाएगा। ठीक है, यहाँ Cl हटेगा, यहाँ प्लस आएगा, C डबल ओ हटेगा माइनस आएगा, ये बॉन्ड बना लेगा, क्या आ जाएगा, क्यूबेन बनेगा, ये क्यूबेन। क्यूबेन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए C डबल ओ हटेगा, माइनस आएगा। अब हेलोजन तो है नहीं, तो माइनस आएगा तो अब वाटर पे अटैक करेगा, जो वाटर पे अटैक करेगा तो H यहाँ पर आएगा, लेकिन H आएगा तो 2 कंडीशन होगी, ये रैस्मिक मिक्सचर बनेगा, मतलब यहाँ पर जो होगा वो PH HCH3 DB होगा और PH CH3, ये दोनों होंगे, इसलिए क्या बनेगा, रैस्मिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जब ये हटेगा तो यहाँ पर आएगा माइनस, अब ये माइनस क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा और ये टूटेगा, तो ये बनाएगा CH2 CH CH CH2 ऐसे। अब यहाँ पर भी देखिए यही चीज़ है, यहाँ पर ये हटेगा, यहाँ आएगा माइनस, अब ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ पर भी जो बनेगा वो बिल्कुल ऊपर वाले की कार्बन कॉपी है, ये बनेगा। समझ गए, तो 7 कंपाउंड है ये। अब दूसरा है डीकार्बोक्सिलेशन में, डीकार्बोक्सिलेशन बाय हीटिंग ऑफ बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए ये तो हेडिंग है, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, स्पेशली ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप कीटो एल्डिहाइड के लिए बोला जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे कॉन्सेप्ट जो इसका है वो थोड़ा समझिएगा। कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि जैसे आपने X डबल बॉन्ड Y कर दिया और यहाँ कर दिया कार्बन, यहाँ कर दिया C डबल OH, ठीक है, यहाँ कर दिया कार्बन। अब ये CH2 भी हो सकता है, दोनों में sp3 कार्बन है, ठीक है। आप चाहे CH2 लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली में CH2 ना होकर हो सकता है CH हो, नीचे एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो सकता है C हो, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है। अभी CH2 करके काम चलाते हैं। इसको जब आप हीट करते हैं, केवल हीट करना है,
तो यहाँ से CO2 रिलीज होता है और ये H यहाँ से जुड़ता है, तो बनाता है X डबल बॉन्ड Y और ये हो जाता है CH2 और ये जुड़ता है H। जो भी अब CH3 बन गया, वो तो CH2 और H क्या है, CH3 है, लेकिन वो बनाने का तरीका। अब ये X डबल बॉन्ड Y क्या हो सकता है, तो ये X डबल बॉन्ड Y हो सकता है कि कीटोन हो सकता है कोई एल्डिहाइड हो सकता है कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ठीक है। हो सकता है कि वो N डबल बॉन्ड हो सकता है कि वो N नाइट्रो, मतलब नाइट्रोसो हो, नाइट्रो हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि वो C ट्रिपल बॉन्ड N हो, नाइट्राइल हो या साइनो बोल सकते हैं इसको, नाइट्राइल हो या साइनो, इनमें से कोई भी हो सकता है। अब जैसे बीटा कीटो एसिड हेडिंग डालने का मतलब है कि वो किताबों में से हेडिंग उठाई है तो वहाँ पर क्या है कि कीटोनिक ग्रुप केवल दिया हुआ था, तो इसलिए कीटो एसिड लिख दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, ये तीनों तो फिक्स से याद रखिएगा, इन तीनों को तो खास तौर पे याद रखिएगा। बाकी वो कभी पूछे नहीं गए, लेकिन ये पूछे गए, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये कैसे हो रहे हैं। चलिए जैसे एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताएं, ये नोट कर लीजिएगा भाई। होता है ना, नोट किया जाए, खिचड़ी मूवी में बोलते हैं, वो हंसा मैन कहती हैं कि नोट किया जाए, ऐसे करके नोट किया नहीं, नोट किया जाए, नोट किया जाए। तो जैसे एग्जाम्पल 1, अब जैसे आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 C डबल OH, आपने इसको हीट कर दिया। अब देखिए C डबल OH, इसके बाद ये अल्फा कार्बन, फिर ये क्या है, बीटा, तो ये बीटा हो गया। तो अब ये क्या बनाएगा, यहाँ से C डबल O हटेगा, यहाँ बनेगा CH3 CO CH3। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH2 C डबल OH C डबल OH, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पर क्या है C डबल O, चाहे इसको कार्बोक्सिलिक एसिड मानो, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पर क्या है C डबल O, भाई C डबल बॉन्ड O। अब C डबल बॉन्ड हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों में से कोई एक C डबल OH का काम करेगा और दूसरा कीटो ग्रुप वाला काम करेगा। तो मान लीजिए ये कीटो ग्रुप वाला काम कर रहा है, तो इसका CO2 उड़ा दिया, तो ये क्या बन गया, CH3 C डबल OH। समझ पाए? थर्ड है, मान लीजिए कि आपके पास है C डबल OH CH3, ठीक है। अब ये चीज़ देख रहे हैं, ये है, और ये चीज़ देख रहे हैं, वो चाहे ये मान लीजिए, चाहे ये मान लीजिए, मतलब एक C डबल OH, अच्छा चाहे तो दोनों C डबल OH को ये मानेंगे, जैसे C डबल OH अल्फा बीटा, C डबल OH अल्फा बीटा, ये भी CO2 देगा, ये भी CO2 देगा, इसका भी H इस पे जुड़ेगा, इसका भी H इस पे जुड़ेगा।
समझ गए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है COOH अल्फ़ा बीटा, COOH अल्फ़ा बीटा, COOH अल्फ़ा बीटा, COOH अल्फ़ा बीटा, बीटा कीटो सब में है। तो सब जगह से COOH का COO मतलब CO2 रिलीज होगा, हर जगह का H इस पे जुड़ेगा, इस पे जुड़ेगा, इसका H इस पे जुड़ेगा, इसका H इस पे जुड़ेगा, तो क्या बनाएगा CH3 मोंडो CH3। बड़ा आसान सा लग रहा होगा आप लोगों को ये। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको। जैसे इसको हिट करना, जैसे इस कंपाउंड को हिट करना। जैसे इस कंपाउंड को हिट करना। मान लीजिए 3 क्वेश्चन आप लोग को दिया गया और बोला गया भाई करो, तो वीडियो पॉज करके करना आप। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए COOH अल्फ़ा बीटा, COOH अल्फ़ा बीटा, COOH अल्फ़ा बीटा, COOH अल्फ़ा बीटा, मतलब ये हर चारों COOH निकलने वाला है और यहाँ पे H जुड़ने वाला है। अब देखिए यहाँ पे COOH अल्फ़ा बीटा या COOH अल्फ़ा बीटा, अब इन दोनों में से एक COOH है और दूसरा COOH बीटा कीटो जैसा काम कर रहा है। इन दोनों में कोई एक निकलेगा, लेकिन यहाँ पर हर COOH है और ये बीटा कीटो का काम कर रहा है, तो इसलिए वहाँ चारों निकल जा रहा है, नीचे का एक निकल रहा है। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई कितना CO2 निकलेगा, तो आप इस तरह कंपाउंड बोलो 5 CO2 निकलेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा कुछ ये होगा। ठीक है, अब यहाँ से COOH जब निकलेगा, मतलब COO निकलेगा, या माइनस आएगा, इस माइनस पर जो है H का अटैक होगा। अब माइनस आएगा तो वो फ्लिपिंग होता है ना, आपको बताया था मैंने, कार्बन आयन में फ्लिपिंग होता है। तो अब वो H इधर से भी अटैक हो सकता है, इधर से भी अटैक हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि वो क्या होगा भाई, या तो pH इधर हो HD CHO, या फिर pH इधर हो HD CHO। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्लस माइनस मिक्सचर, मतलब रेशमिक मिक्सचर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर कैसे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। COOH अल्फ़ा बीटा,
अब या तो ये COOH निकलेगा या तो ये COOH निकलेगा, भाई दोनों में से कोई एक निकलेगा। और ऐसा है कि दोनों ही में से कोई भी एक निकल सकता है। तो एक बार इसको निकाल देते हैं, एक बार इसको निकाल देते हैं। हमने एक बार इसको H बना दिया, इसको COOH बना दिया, इसको PH बना दिया, नीचे तो कुछ हुआ नहीं है तो उसको वैसे का वैसे ही रहने दिया। और दोबारा जो है नीचे H D CH3 OOH H PH बना दिया। अब आप देखिए क्या है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में केवल इस कार्बन में चेंज हो रहा है, ये कार्बन तो वैसे का वैसे ही। तो इसका मतलब है कि ये जस्ट अपोजिट होता तो इनैंसियोमर होता, रेसमिक मिक्सचर बनता। ये दोनों अपोजिट हैं लेकिन ये वाले तो सेम है, तो ना तो पूरी तरीके से अपोजिट है ना तो पूरी तरीके से सेम है। तो फिर इस कंपाउंड को, दोनों के मिक्सचर को क्या बोला जाएगा? डायास्टीरियोमर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपने लिखा है रेसमिक मिक्सचर, यहाँ पर आप लिखेंगे डायास्टीरियोमर्स। क्या लिखेंगे? डायास्टीरियोमर्स। ठीक है। तो ये हुआ क्या? डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब डीकार्बोक्सिलेशन से भी एल्कीन बनाने का एक तरीका था। तो मैंने आपको डीकार्बोक्सिलेशन बताया और दोनों तरह के डीकार्बोक्सिलेशन एक साथ ही बता दिए, ताकि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये टॉपिक आए तो आप यहाँ से पढ़ के कर लें। ठीक। 11th वाले बच्चों को चिंता इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि 11th वाले बच्चों को जब 11th वाले बच्चे जब 12th में जाते हैं तो मैं उनको पूरा 11th का टॉपिक एक बार फिर से पढ़ाता हूँ, तो इसलिए उनको चिंता करने की ज़रूरत तो नहीं है। और 12th वाले बच्चों, जैसे 11th वाले बच्चे ये सोचे कि सर हम अभी याद कर लेंगे इसको, ये 12th तक याद रहेगा हमको। तो जब आप 12th में जाएंगे तो 12th में 11th वाला पोर्शन मैं फिर पढ़ाऊंगा ना, एक बार तो याद हो जाएगा आपको। लेकिन 12th वाले बच्चों को तो ये 11th में पढ़ाया नहीं गया होगा, तो उनको तो पढ़ाया जाएगा ना भाई। तो इसीलिए 12th वाले बच्चों को 11th 12th में दोनों का पोर्शन पढ़ाता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 11th की केमिस्ट्री अलग है और 12th की केमिस्ट्री अलग है, दोनों इंटरलिंक्ड है। 11th जो है ना वो फाउंडेशन है, वो बेस है, वो किसी घर की नींव है। जितनी मजबूत होगी मकान उतना ही अच्छा बनेगा। और 12th में उसका एप्लीकेशन है कि भाई नींव अच्छी बना दी है तो आप मॉल बना दीजिए, उस पर बिल्डिंग बना दीजिए। और नींव अच्छी नहीं है तो 2 मंजिला बनाने के बाद आप डर रहे हैं कि इस पर बनाएं कि ना बनाएं, कहीं ऐसा ना हो गिर ना जाए, तो वो होता है नींव ना अच्छी होना। एल्कीन बनाने का और एक तरीका है, बोलते हैं रिडक्शन ऑफ RH एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन। तो एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन कराना हो अगर आपको, तो RH और आपने यहाँ बना दिया RH, एल्कीन बना दिया आपने। अब ये R आपका एल्काइल हैलाइड, R एल्काइल, RH एल्काइल हैलाइड, वो RH एल्कीन हो गया। क्या क्या आप यहाँ ले सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर मेटल H2 ले सकते हैं। मेटल H2 मतलब निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, वो वाला। मतलब पहले तो वो 4 रिएजेंट आप लिख सकते हैं कि वो 4 रिएजेंट। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं Na(C2H5OH), आप यहाँ पे ले सकते हैं NaBH4। लेकिन NaBH4 जब आप लेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि NaBH4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन SN1 होती है। ठीक है, ये सब में प्रोडक्ट यही बन रहा है ना भाई।
AlH4, इसमें SN2 होता है, SN2 होता है। तो एक बात अभी SN2 के लिए हम यहाँ पे मैं अपने आप को याद दिला रहा हूँ, कि हम इसके बाद एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे, ठीक है। अब मेटल, अब कोई एसिड ले लिया जाए तो भी ये काम होता है। अब मेटल एसिड में आप क्या लेंगे, SnHCl ले लीजिए, आप ZnHCl ले लीजिए, आप सोडियम अमलगम HCl ले लीजिए, आप एल्युमिनियम अमलगम HCl ले लीजिए, आप Zn और C2H5OH ले लीजिए, ये भी एक तरह का तो एसिड है। तो कहने का मतलब है कि ये मेटल एसिड में ये सब ले सकते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आप रिएजेंट यहाँ पर ले सकते हैं। अब देखिए, मैं एक नोट करके पॉइंट लिखवाना चाहता हूँ, तो लिखिएगा नीचे, when RX treated with LiAlH4, it gives SN2 reaction, full stop. Only primary and secondary RX alkyl halide, RX की जगह पे alkyl halide लिख सकते हैं। Only primary and secondary RX alkyl halide give SN2, while tertiary RX in presence of LiAlH4 give alkene by E2 रिएक्शन। अब आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप केवल लिख लीजिए। जैसे E1 E2 जब जानेंगे आप, SN1 SN2 जानेंगे, तभी तो आप कर पाएंगे। लेकिन ये पॉइंट यहाँ लिखना जरूरी है, क्योंकि आप RX का LiAlH4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और आप यहाँ पे ये लिख नहीं रहे हैं, और आगे LiAlH4 आना नहीं है, आगे SN1 SN2 आना है। LiAlH4 आगे नहीं आना है, SN1 SN2 आना है। तो फिर LiAlH4 के बारे में जो जानकारी है वो तो लिखनी पड़ेगी आपको। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ RX विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी, टर्सरी रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ RX विद NaBH4, तो यहाँ होता है टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। मतलब यहाँ तेजी से टर्सरी पहले एल्केन बनाता है, फिर सेकेंडरी, और तब बनाता है कौन, प्राइमरी। बात समझ पाए, ठीक। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन की। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन की, इसमें लिखिएगा, हेडिंग डाल लीजिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, और इसमें लिखिएगा एल्केन्स आर वेरी इनर्ट, एल्केन्स आर वेरी इनर्ट that they do not react with acids
दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, कॉमा बेसिस, कॉमा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, and reducing agents, but they form free radical, and give free radical substitution reaction, free radical substitution reaction on heating, or in presence of UV light, तो बच्चों देखो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि फ्री रेडिकल बनाने के लिए करना क्या है। तो देखिए, एल्केन में फ्री रेडिकल बनाने के लिए ये बॉन्ड तोड़ा जाता है, एल्केन में फ्री रेडिकल बनाने के लिए बॉन्ड तोड़ा जाता है, और बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर 94 to 10492 होता है, किलो कैलोरी होता है, किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब ये 92 to 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड की, जबकि कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी एल्केन में कम होती है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी, जैसे कि आपके दिमाग में अगर आपको कोई बोले कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना आसान है कि कार्बन कार्बन, तो आप सोचेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन तोड़ना आसान है। ऐसा नहीं है, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना आसान है, लेकिन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के होता है। तो ये जो बॉन्ड एनर्जी का रेंज है वो 82 to 85 किलो कैलोरी होता है, किलो कैलोरी पर मोल डाल सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये बॉन्ड जैसे 92 से 104, तो 104 कब होगा, 92 कब होगा? देखिए, फ्री रेडिकल जितना ही स्टेबल होगा, फ्री रेडिकल जितना ही स्टेबल होगा उस फ्री रेडिकल को बनाना आसान होगा। फ्री रेडिकल जितना ही स्टेबल होगा उस फ्री रेडिकल को बनाना आसान होता है। जैसे फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम एल्काइल ग्रुप में बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्सरी है, फिर सेकेंडरी है, और तब कौन है, प्राइमरी है ना। और उसके बाद उससे भी कम स्टेबल है केवल CH3 फ्री रेडिकल। तो ये हमारा हो गया टर्सरी स्टेबिलिटी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, और ये हम सुपर प्राइमरी भी बोल सकते हैं, या आप केवल इसको CH3 फ्री रेडिकल भी बोल सकते हैं। तो अब आप समझिए कि ये जो 92 है ये इस फ्री रेडिकल को बनाने के लिए है, और जो ये 104 है वो इस फ्री रेडिकल को बनाने के लिए है। बीच में इन दोनों का कुछ होगा। तो चलिए जरा सा बॉन्ड एनर्जी के बारे में बता दें, आपको इनके डेटा के बारे में बता दें। ये तो आपने लिख लिया, तो ये समझ तो गए आपके कम किसका होगा, ज़्यादा किसका होगा। जो बनना आसान होगा उसमें कम एनर्जी लगेगी, जो बनना मुश्किल होगा उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो जैसे CH3H है, इसको आपने तोड़ा,
तो यहाँ बॉन्ड एनर्जी लगा 104 किलो कैलोरी पर मोल। जैसे CH3CH2H है भाई, ये भी प्राइमरी है, तो बॉन्ड एनर्जी जो इसका होगा वो 98 किलो कैलोरी पर मोल होगा। CH3CH3H। अब जैसे यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा तो ये सेकेंडरी हो जाएगा, यहाँ बनेगा तो ये प्राइमरी हो जाएगा। तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो 95 किलो कैलोरी पर मोल होगा। अच्छा, कुछ किताबों में थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर होता है, तो जैसे किसी बुक में मैंने देखा, आपने देखा, तो वो कॉन्सेप्ट समझिए, एग्जैक्ट डेटा की बहुत ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए कि किसका कम है किसका ज़्यादा है। जैसे टर्सरी हुआ तो बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर 92 किलो कैलोरी पर मोल होगा। ठीक है, प्राइमरी में सबसे ज़्यादा और टर्सरी में सबसे कम। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा, एक पॉइंट लिख लीजिएगा। ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन, on increasing number of primary carbon, on increasing number of primary carbon in alkane, efficiency of fuel मतलब ईंधन, जो पेट्रोल है डीजल है, वो efficiency of fuel increases, efficiency of fuel increases। इससे बोला जाता है कि जैसे आइसो ऑक्टेन जो है, आइसो ऑक्टेन कॉमन नेम है, वो आइसो वाला आइसो नहीं है, आइसोनियो वाला आइसो नहीं है। इसके अंदर ऑक्टेन में सबसे ज़्यादा प्राइमरी कार्बन है। है ना भाई, तो ये आइसो ऑक्टेन है, और ये मतलब सबसे ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ज़्यादा है। तो आइसो ऑक्टेन में का जो ऑक्टेन नंबर होता है वो 100 होता है। इसमें 1 2 3 4 5 5 प्राइमरी कार्बन होते हैं। प्राइमरी कार्बन जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होगा, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि टर्सरी सबसे स्टेबल है तो टर्सरी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। अब जैसे मैंने ये बोला कि टर्सरी फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो ऐसा नहीं है कि टर्सरी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। अब जैसे रिएक्टिविटी तो उससे ज़्यादा अगर कोई स्टेबल है तो उससे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। जैसे स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की बात करें एक बार और, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो ये आप लोगों को मैंने जीओसी में पढ़ा रखा है। आप लोगों को जीओसी वाली नोट्स चेक करनी चाहिए आपकी। अब ऐसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अब जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं कि बोलते हैं कि सर आपने एक्सेप्शन बताया था कि जब 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन मैंने वो 9 अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोकेटायन में बताया था, इसमें नहीं बोला था। कई लोग कार्बोकेटायन का कॉन्सेप्ट फ्री रेडिकल में डाल के मुझे समझाने लगते हैं कि आपने ये समझाया था, तो ये गड़बड़ है भाई, है ना। अब
फ्री रेडिकल बनाया कैसे जाए, फ्री रेडिकल बनाया कैसे जाए। तो फ्री रेडिकल बनाने के लिए आपको चाहिए फ्री रेडिकल इनिशिएटर। फ्री रेडिकल इनिशिएटर, फ्री रेडिकल इनिशिएटर या प्रमोटर या कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं इसको, इनिशिएटर या प्रमोटर बोल सकते हैं आप। इनिशिएटर या प्रमोटर, ठीक है। तो अब देखिए जो फ्री रेडिकल इनिशिएटर है उसमें कुछ कंपाउंड का हम नाम लें। तो जैसे पहला है परऑक्साइड, एल्काइल परऑक्साइड या एराइल परऑक्साइड। तो जो परऑक्साइड होते हैं इनका नेचर होता है बड़े आसानी से फ्री रेडिकल में टूटना। और जब बोला जाता है, एक कहावत है हिंदी में कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। जैसी संगति रहती है वैसा ही असर पड़ता है। तो अब वो अलग चीज़ हो गया कि एक लोग योगी लोग जो होते हैं, जैसे बच्चों में भी कुछ लोग योगी होते हैं, हर उम्र में योगी होते हैं। योगी का मतलब है कि वो लोग जिनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या नेग्लिजिबल प्रभाव पड़ता है किसी संगति का, मतलब वो अपने जीवन में एक फिक्स रहते हैं कि हाँ मुझको यही करना है, ये चीज़ है, मैं ये करना है, ये नहीं करना है। जैसे उनके साथ मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट देखे, अपने साथ के दोस्तों को देखा कि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज की लाइफ जब स्टार्ट हुई तो कॉलेज की लाइफ में हम लोग घूमना फिरना, मूवी देखना है और कुछ छोटे मोटे नशे भी करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब छोटे मोटे नशे का मीनिंग आप समझ रहे हो, वो कोकीन और ड्रग्स वाला नहीं, छोटा मोटा नशा की कैटेगरी में जो आता है वो आप समझ रहे होंगे। तो वो हम ही लोगों के साथ हमारे जो दोस्त, कुछ दोस्त थे जो हमारे साथ हमेशा रहते थे, लेकिन उनमें से कभी किसी ने, मतलब वो जो एक दो ही थे वो एक्सेप्शनल केस थे। जैसे कि हमारा अगर पूरा बैच 100 का रहा होगा तो वो 1 या 2 रहे होंगे, एक्सेप्शनल केस रहता है उनका, तो वो योगी टाइप के लोग रहते हैं। तो उनको साथ क्या होता है कि वो चाहे जिसके साथ रहे, वो उनके जो अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, मतलब जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए समाज में, अच्छी चीज़ नहीं है, वो नहीं किए। पूरा कॉलेज लाइफ बीत गया, उनने नहीं किया, वो हमेशा बैठे रहे, साथ में बैठे, लेकिन कभी उनने इन चीज़ों को छुआ ही नहीं। अब खैर हम लोग बाद में समझते हैं, बाद में जब समझ आती है तो कॉलेज लाइफ हटती है तो बहुत लोग सुधर जाते हैं उसमें, लेकिन वो लोग वहाँ से सुधरे हुए थे। तो उनको बोला जाता है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो वो एक अलग केस हो जाता है, वरना संगत से गुण होता है और संगत से गुण जाता है, ज़्यादातर केस में ये होता है। तो अगर एल्केन के बगल में, एल्केन में ही परऑक्साइड कोई डाल दिया जाए, तो परऑक्साइड का नेचर है फ्री रेडिकल में टूटना। तब जब बगल वाला फ्री रेडिकल में टूट रहा होता है तो एल्केन में ये चीज़ इंसिस्ट होती है कि तुम भी फ्री रेडिकल में टूटो, तो वो होता है जैसे ROOR। तो अब ये जैसे टूटा ऐसे फ्री रेडिकल में, RO फ्री रेडिकल, जैसे RC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड R, तो ये टूटा ऐसे। ज़्यादातर केस में
ऐसे बना लेता है। तो अब जैसे R फ्री रेडिकल बन जाता है, तो ये कहने का मतलब है कि पेरोक्साइड जो है वो एक तरह का इनिशिएटर है जो खुद पहले फ्री रेडिकल बनाता है, फिर सामने वाले को फ्री रेडिकल बनाने के लिए इंकरेज करता है कि तुम भी बनाओ, तुम भी रिएक्ट करो। तो ये एक इनिशिएटर है, प्रमोटर है, बढ़ावा देता है। जैसे बहुत से कॉलेज लाइफ में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सिगरेट पीते हैं, तो वो सिगरेट पी कर क्या करते हैं कि जो नहीं पी रहा होता उसको देते हैं, ऐसे ऐसे करके गए। अब वो मना कर रहा है लेकिन उसको ऐसे ऐसे करते हैं। दे आर प्रमोटर, दे आर प्रमोटर। और वो पता चलता है कि अगर एक बार उसने थाम लिया, फिर उसको अक्सर महीने भर तक ट्रेनिंग देते रहते हैं, थोड़ा सा। फिर एक दिन महीने भर बाद पता चलता है कि ये अगर पी रहा है तो वो जिसको वो अभी तक इंकरेज कर रहा था वो खुद ही मांग लेता है कि भाई थोड़ा सा मुझे दे दे। फिर ये दोनों पियक्कड़ हो जाते हैं, फिर ये तीसरे को खोजते हैं कि अब हम लोग किसको नशेड़ी बनाएं। तो वो वाले हैं ये प्रमोटर। जैसे इनिशिएशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को, जैसे आप कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं जो भी, तो सेल्फ, क्योंकि आप प्लेन तो उड़ा नहीं रहे होंगे तो इसलिए उसका, अब मैंने उड़ाया नहीं तो मुझे एग्जाम्पल नहीं पता उसका। तो आपने सेल्फ कार का चाबी घुमाया या बाइक का स्कूटी का सेल्फ दबाया, तो वो ये क्या हुआ, इनिशिएट करना हुआ, इसको स्टार्ट करना बोलते हैं, इनिशिएट करना। तो उस वहाँ पर इनिशिएटर बैटरी है, वहाँ पर तुरंत पेट्रोल नहीं है, वहाँ तुरंत डीजल नहीं है, या वहाँ तुरंत CNG नहीं है, वहाँ पर क्या है, बैटरी है, इनिशिएटर। वैसे यहाँ पर इनिशिएटर पेरोक्साइड हो गया। जैसे दूसरा TEL, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड, ये भी एक इनिशिएटर है, C2H5 4Pb। टेट्राएथाइल लेड जो होता है वो क्या करता है, तो जैसे टेट्राएथाइल लेड आपने ले लिया C2H5 4Pb, तो ये 4C2H5 फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल बना देता है। तो जब बगल में फ्री रेडिकल बन जाता है तो ये पीबी क्या है, पीबी के ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर का है, ठीक है। अब जीरो ऑक्सीडेशन नंबर का जो पीबी होता है, लेड होता है, वो अगर हवा में चला गया तो वो कार्सिनोजेनिक होता है, ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट कर देता है, मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये इथाइल फ्री रेडिकल बनाता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये रिएक्शन कैसे करता होगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक चेन है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की, आपने टेट्राएथाइल लेड डाल दिया इसमें, तो ये क्या करता है कि ये चेन बढ़ा देता है। जैसे ये इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, तो ये चेन बढ़ा दिया इसने। तो इसने क्या करा कि अब अगर एक तरीके से देखा जाए तो इसमें कितने प्राइमरी कार्बन थे 1 2, इसमें कितने प्राइमरी कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 प्राइमरी कार्बन, ठीक है। एक तो कार्बन के नंबर बढ़े, ऊपर से प्राइमरी कार्बन के नंबर बढ़े, तो इससे क्या होता है कि फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ा देता है, ये फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। तो आप ये पॉइंट लिखिएगा, टेट्राएथाइल लेड को शॉर्ट में TEL टेल लिख सकते हैं, लिखिएगा TEL। improve the quality of petrol, improve the quality of petrol by making branch ब्रैकेट में लिखिएगा, it increase number of carbon atom and the number of primary carbon। एक तो पूरे कंपाउंड में कार्बन एटम बढ़ा, ऊपर से प्राइमरी कार्बन भी बढ़ गया। अब पूरे कंपाउंड में कार्बन बढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ, आपको याद है इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन में बोला गया था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने ज़्यादा होंगे इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन उतना ही ज़्यादा होगा।
तो एक तो बात ये हुई, और दूसरा प्राइमरी कार्बन बढ़ गया तो एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल बढ़ गया। तो ये मेकिंग ब्रांच ब्रैकेट में लिखा आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन ब्रैकेट क्लोज करिएगा। इन स्ट्रेट चेन में ब्रांचिंग बढ़ा देता। ठीक है, नेक्स्ट वन लिखिएगा, TAL is used as anti-knocking agent. Knocking, KNOCKING, anti-knocking agent, anti-knocking agent। अब ये क्या होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि पेट्रोलियम सब्सटेंस कोई आपने ले लिया, हेप्टेन ले लिया, ऑक्टेन ले लिया, ठीक है, पेट्रोलियम सब्सटेंस आपका। अब इसका साइज क्या है, छोटा है। तो ये तब की बात है, वो बहुत पुरानी बात है, जैसे 1990s की बात है। अभी ये यूज नहीं होता पेट्रोल में। तो उस टाइम पर क्या होता था कि कुछ गाड़ियाँ आती थी, जो भी उस समय राजदूत और वो जो क्या बोलते थे RXZ ऐसे करके कुछ गाड़ियाँ आती थी, HD इस तरह की गाड़ियाँ आती थी, स्कूटर आता था। तो वो प्रिया, वेस्पा, वो टाइप वाली स्कूटर रहती थी। तो उस टाइम पर क्या होता था कि फ्यूल टैंक में से फ्यूल आकर एक जगह इकट्ठा होता था। इंजन पे जाने से पहले छोटी सी एक जगह होती थी, वहाँ पर थोड़ा सा पेट्रोल इकट्ठा होता था। तो अक्सर जब बाइक या स्कूटर या उस समय कार हमारे पास नहीं थी, तो मुझे कार का आइडिया नहीं है उस टाइम का। तो स्टार्ट करने पे क्या होता था कि साइलेंसर पे जैसे फटने की आवाज़ आती थी। स्टार्ट जब होता था बाइक को, स्टार्ट पहले रेस लिया जाता था, एक स्टार्ट किया जाता था, उसके बाद थोड़ी स्टार्ट करके तब गाड़ी को आगे बढ़ाया जाता था। तो उसमें क्या होता था कि वो जो फ्यूल एक साथ इकट्ठा हुआ रहता था, वो सारा एक साथ बर्न कर जाता था। तो जैसे ढेर सारा आपने फ्यूल एक साथ बंद कर दिया तो ब्लास्ट जैसी आवाज़ आती थी। यही बात क्रैकर्स में, यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कि ढेर सारा बारूद एक साथ जला दिया जाता है तो उसमें आवाज़ आती है। तो वहाँ उसमें भी आवाज़ आती थी। तो ये हुआ कि अगर इनके साइज को बढ़ा दिया जाए, ये पेट्रोल जो हाइड्रोकार्बन की चेन है, हाइड्रोकार्बन की चेन के साइज को अगर बढ़ा दिया जाए तो ढेर सारे मॉलिक्यूल वहाँ नहीं जुट पाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज बढ़ जाएगा और इससे नॉकिंग की समस्या कम हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी। पर ये देखा गया कि ये जो चीज़ें बोल रहा हूँ आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये देखा गया कि ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, मतलब इकोनॉमिकली फ़ायदेमंद हो रहा है, लेकिन ये जो निकल रहा है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला लेड, ये कैंसर कॉजिंग है, ये ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट करता है, कार्सिनोजेनिक। तो इसीलिए इसको बैन कर दिया गया, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि इसको बैन कर दिया गया था। वैसे इसका यूज पूछा जाता है तो आप बताइएगा एंटी नॉकिंग एजेंट, एंटी नॉकिंग एजेंट। जैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल को बोला जाता है कि एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल जानते हैं, ये होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये होता है, ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है। इसको बर्फ़ वाली जो जगह होती है, जब बहुत ठंडी जगह होती है, उसमें कार रेडिएटर में इसको डाला जाता है ताकि पानी जो है वो जल्दी बर्फ़ ना बन जाए, क्योंकि 0 डिग्री के बाद तो बर्फ़ पड़ने लगेगा। जहाँ 5 डिग्री या 6 डिग्री -5 या -6 डिग्री टेम्परेचर है या -10 है, तो वहाँ आप कार लेकर जा रहे हैं तो रेडिएटर
बर्फ़ बन जाएगा तो रेडिएटर में बर्फ़ बन जाएगा, तो आइस का वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो रेडिएटर फट जाता है। आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो रेडिएटर क्या होता है, फट जाता है। तो रेडिएटर फट जाता था, इसलिए वहाँ पर ये चीज़ें डाली जाती है। अब तो और भी चीज़ें डाली जाती हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, तीसरा जो हमारा इसमें इनिशिएटर है वो एजो एल्केन है, EZO एजो एल्केन, तीसरा इनिशिएटर है हमारा एजो एल्केन, EZO एल्केन। तो ये RN डबल बॉन्ड NR होता है, इसको ये क्या बनाता है, ये बनाता है R फ्री रेडिकल प्लस N2 गैस, ये तो निकल जाता है, R फ्री रेडिकल बचता है जो कि एल्केन में फ्री रेडिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवा देता है, ठीक है। तो ये 3 इनिशिएटर है। अगली क्लास में मिलेंगे तो बात करेंगे इनहिबिटर की, कि मतलब ऐसे कौन से हैं जो जैसे ये लोग तो सहायता कर रहे थे फ्री रेडिकल बनाने में, कुछ ऐसे हैं जो फ्री रेडिकल बने हुए फ्री रेडिकल को भी खा जाते हैं, मतलब फ्री रेडिकल रिएक्शन को रोकने की कोशिश करते हैं, उसको इनहिबिटर बोला जाता है, स्कैवेंजर बोला जाता है, टर्मिनेटर बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में मिलेंगे तो बात करेंगे। नमस्कार।